हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। आमतौर पर होता क्या है कि हम अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स तो लिख लेते हैं, लेकिन हमारा जो बजट होता है फिल्म को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कई बार हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं बजट को लेकर के, और उसी लिमिटेड बजट में हमें पूरी पिक्चर भी शूट करनी होती है और उसके बाद के भी जो खर्चे होते हैं उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर हमने मान लीजिए कोई लोकेशन क्रिएट करी है अपनी स्क्रिप्ट में या लोकेशन के बारे में लिखा है एक स्क्रिप्ट में, अब हमें उसको शूट भी करना है। लेकिन आमतौर पर जब हम लिखते हैं और जब उस लोकेशन को ढूंढने की बात आती है, उस लोकेशन के जैसी लोकेशन को ढूंढने की बात आती है, तो हमारी कहानी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कम बजट में अपनी लोकेशन को ढूंढें या अपनी लोकेशन को अपनी फिल्मों में इस्टेब्लिश करें। जानते हैं इस वीडियो की दूसरी ओर। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात, लेकिन चूंकि लोकेशन की बात आई है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक दोस्तों फिल्म आई थी, बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आदमी और इंसान। ये फिल्म आई थी सन 1969 में, 1969 में। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और फिल्म के कुछ सीन्स शूट होने रह गए थे जिसमें सायरा बानू थी। अनफॉर्चुनेटली सायरा बानू का एक एक्सीडेंट हो जाता है फिल्म की शूटिंग के दौरान ही, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको शूटिंग अभी आप नहीं कर सकते इस फिल्म की, और उनको लंदन जाना पड़ता है सर्जरी के लिए। तकरीबन एक सवा महीने तक शूटिंग स्थगित हो जाती है और उन्हीं के मेजर सीन्स के जो रीशूट रह गया था वो बचा हुआ था। तो अब कोई चारा नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, क्या किया जाए। और सायरा बानू चली गई अपना इलाज कराने विदेश। बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा जो दोनों भाई थे, तो दोनों लोग सोच में पड़ गए क्योंकि सारी चीज़ें, कैमरा, पूरा क्रू एंड पूरा सेट, एवरीथिंग वाज ऑन बोर्ड, सब कुछ तैयार था, डेली का खर्चा जा रहा था, सब चीज़ें बुक हो चुकी थी। और ये था कि अगर एक महीना डेढ़ महीना जब तक सायरा बानू वापस नहीं आती, बहुत हैवी लॉसेस हो रहे थे, डेली बेसिस पे हर चीज़ का खर्चा जाना था। तो बड़ा सोचने पड़ गया कि क्या किया जाए, इस खर्चे को पूरा कैसे किया जाए। तो यश चोपड़ा ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। उन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ प्लान किया। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, एक प्ले था धुमस के नाम से, और उस पर एक अंग्रेजी फिल्म भी बन चुकी थी, साइन पोस्ट टू मर्डर। तो उन्होंने कहा कि इसी को थोड़ा सा इंस्पायर हुए उससे और एक फिल्म लिख दी उन्होंने। फिल्म का नाम था इत्तेफाक। ये राजेश खन्ना और नंदा स्टारर फिल्म थी और राजेश खन्ना की इससे पहले 4 या 5 फिल्में आई थी, आखिरी खत, डोली, औरत, बहारों के सपने, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। तो इत्तेफाक फिल्म जो लिखी गई, यश चोपड़ा ने रातों रात उस फिल्म को लिख दिया। और यश चोपड़ा ने ऐसा उसको लिखा कि इस फिल्म को शूट करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 या 3 लोकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी फिल्म 90% जो फिल्म है वो इंडोर है, एक घर की कहानी है, एक रात की कहानी है। फिल्म में कोई गाना नहीं है, कोई ग्लैमरस लुक नहीं है, और बड़े आराम से इस पिक्चर की शूटिंग शुरू करके ख़त्म भी की जा सकती है जब तक सायरा बानू वापस आएंगी। और ऐसा हुआ भी। फिल्म के लिए राजेश खन्ना को लिया गया। राजेश खन्ना हालांकि पहली चॉइस नहीं थे, पहली चॉइस शत्रुघ्न सिन्हा थे, शशि कपूर थे, लेकिन शशि कपूर अभिनेत्री फिल्म के शूटिंग में बिजी थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी शायद लिए गए थे इस रोल के लिए, लेकिन राजेश खन्ना ने बहुत ही कम पैसे में या शायद ऑलमोस्ट फ्री में वो तैयार हो गए इस फिल्म को करने के लिए, तो राजेश खन्ना को सिलेक्ट कर लिया गया। साथ ही साथ राखी जी वॉज द फर्स्ट चॉइस की जो फीमेल लीड के लिए राखी को लिया गया था, सोचा गया था उनके नाम को, लेकिन राखी जी का कॉन्ट्रैक्ट था राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, तो वो जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो वो अपना करार नहीं तोड़ सकती थी। तो नंदा को लिया गया क्योंकि नंदा का जो फेस था, जो उनका इससे पहले तक जो कैरेक्टर्स वो करती थी, वो बड़े ही क्लीन कैरेक्टर्स थे। मतलब उनके कैरेक्टर्स में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। जैसे कि इत्तेफाक फिल्म में उनका नेगेटिव शेड है कैरेक्टर का, तो वो एक सरप्राइज के तौर पे आता है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन था, राजेश खन्ना, नंदा को लिया गया। और ज़्यादातर जो कलाकार थे वो वही थे जो आदमी और इंसान फिल्म में काम कर रहे थे, जैसे इफ्तिखार थे, मदन पुरी थे। तो इन लोगों को भी उसमें छोटे छोटे रोल दे दिए गए और पिक्चर 28 दिन में एक शेड्यूल में पूरी पिक्चर को शूट कर लिया गया।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों कि एक सीन आता है फिल्म में, मैं छोड़ वैसे तो बहुत सारे सीन हैं ऐसे, लेकिन एक सीन बड़ा ही बहुत ही ज़बरदस्त तरह से उसको निभाया गया है। फिल्म में एक सीन आता है दोस्तों कि जब इत्तेफाक फिल्म में जब राजेश खन्ना को गिरफ्तार किया जाता है अपनी वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम पे, और उनको एक अदालत का सीन दिखाते हैं कि अदालत में उनको पेश किया जाता है। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो जो सीन की शुरुआत है वो एक पहले शैडो से होती है। एक बड़ा सा शैडो दिखता है जिसमें हम देखते हैं कि जज साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में दो जो लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, और एक परछाई दिख रही है आपको। और वहीं से एक और जो पीछे जो जो ऑडियो है वो जो जज में जो फिल्मों में आमतौर पर चलता है कि तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है। तो इस तरह से जो डायलॉग चला आ रहा है वो पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है। कैमरा उस शैडो से निकलता हुआ आता है राजेश खन्ना पे, जो कि कटघरे में खड़े हुए हैं। कटघरे में खड़े हुए हैं और राजेश खन्ना का बहुत ही ड्रामेटिक वहाँ पे एक्टिंग करी है उन्होंने। लाइट और साउंड का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। और पहले राजेश खन्ना गुस्से में होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने खून नहीं किया, और बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, और वहाँ पे ये स्थापित हो जाता है कि शायद इनका दिमागी संतुलन खो चुका है, या ये दिमागी संतुलन इनका ठीक नहीं है। और इस चीज को दिखाने के लिए लाइट्स का प्रयोग किया गया इस सीन में। उनके चेहरे पे कई सारी लाइट्स पड़ती हैं, वहीं पे कैमरा कट होता है और हम उनको एक मेंटल असाइलम में ले जाते हुए देखते हैं। अब इस सीन की दोस्तों खास बात यह है कि इस सीन में कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा अंधेरा है, एक जगह पे खाली शैडो है। वो शैडो का जो जो प्लेकार्ड से या कार्डबोर्ड से भी उस शैडो को क्रिएट किया जा सकता है। वो जो परछाई है वो उससे आपको ये साबित नहीं हो रहा कि ये परछाई में ये कार्डबोर्ड है कि थर्मोकोल है कि ये दीवार ईंट की है, हमें पता नहीं लग रहा। हमें लेकिन ये स्टैब्लिश हो जाता है कि ये जो सीन शुरू हो रहा है यहाँ पे ये अदालत का सीन है, क्योंकि ऐसा स्टैब्लिश किया गया आवाज़ के थ्रू भी। साथ ही साथ हमें बस एक कटघरा दिखता है, जिस कटघरे में राजेश खन्ना खड़े हैं। सिर्फ ये एक कटघरा है जो शॉट में दिखता है और राजेश खन्ना दिखते हैं। बाकी अदालत का सेटअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैसा ऑलरेडी काफी खर्च हो चुका था। तो ये दिमाग लगाया गया कि हमें तो खाली स्टैब्लिश करना है कि अदालत में ये फैसला सुनाया गया और राजेश खन्ना को ऐसा ऐसा अब होगा राजेश खन्ना के साथ। तो इस चीज को सिर्फ साउंड के साथ, लाइट के साथ और बहुत ही एक सिंगल टेक में दिखाया गया, बिना किसी अदालत के महंगे सेट को क्रिएट करते हुए। अगर आपने आदमी और इंसान देखी हो तो आदमी और इंसान के क्लाइमेक्स में एक अदालत का सीन होता है, जिसमें हम तकरीबन 100 से 125 लोग उस अदालत के अंदर होते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं, वकील भी होते हैं, जज साहब भी होते हैं, धर्मेंद्र भी होते हैं, फिरोज खान भी होते हैं, सायरा बानू भी होती हैं। तो वो पूरा भरा हुआ एक सेट है। लेकिन वो आदमी और इंसान जो थी उसमें काफ़ी बजट इन्वॉल्व था, वो बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन इत्तेफाक के लिए हमारे पास कम बजट था। तो हमने उसी सेम सीन को, क्योंकि हमें फ्रेम में खाली स्टैब्लिश करना है कि ये बेसिकली एक अदालत का सीन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, और वो सीन मुश्किल से 3 या 4 मिनट का सीन है, बड़े आराम से उस सीन को निकाल दिया गया है फिल्म के अंदर। और एक और अच्छी बात भी यूज़ की गई है इस फिल्म के अंदर, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कई लोकेशंस हैं जिनको जो आदमी और इंसान में थी, सेम लोकेशंस को हमने इत्तेफाक में दिखाया है। जैसे कि ये लोकेशन आप देखिए, जिसमें आप पीछे देख रहे हैं कि राजेश खन्ना का एक शॉट है भागता हुआ, और साइड में ये बिल्डिंग है जिसमें खिड़की है, और सेम बिल्डिंग आप नीचे वाले शॉट में देख सकते हैं जिसमें धर्मेंद्र खड़े हुए हैं और काफी भीड़ लगी हुई है वहां पे। और पीछे देखिए सेम वही खिड़की आपको और वही बेंच दिख रही है जो राइट साइड में। तो सेम लोकेशंस को इस्तेमाल करके 2 फिल्मों को शूट कर लिया गया एक ही टाइम पे। आई थिंक इसी तरह से इफ्तिखार को भी यूज किया गया इसमें। अगर आप देखें तो इत्तेफाक का जो इत्तेफाक में इफ्तिखार ने जो कपड़े पहने हैं वही कपड़े उन्होंने आदमी और इंसान में भी पहने हैं। तो एक ही टाइम पे तकरीबन शूट हुआ है दोनों फिल्मों का। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह कि इतने बड़े बजट की फिल्म, जो इतने बड़े बजट के जो फिल्म मेकर्स भी हैं, यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा, उन्होंने भी पैसे को महत्वपूर्ण समझते हुए चीज़ों को कितने आराम से सिर्फ फ्रेम को बनाते हुए, सिर्फ फ्रेम में स्टैब्लिश करते हुए कि हम एक अदालत का सीन दिखा रहे हैं, उसको पूरी तरह से निभा दिया। यही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए वो फ्रेम मैटर करता है, हमारे लिए अंदर बाहर कुछ मैटर नहीं करता। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक रेलवे स्टेशन को दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन को ही दिखाना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए आपको एक्चुअल रेलवे स्टेशन पर जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप साउंड का यूज़ कर सकते हैं। आप 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन हो सकती है, टाइट क्लोजअप्स हो सकते हैं उनकी बातचीत के, और पीछे ट्रेन की आवाज़ हो सकती है, प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ की आवाज़ हो सकती है, प्लेटफॉर्म पे जो अनाउंसमेंट होते हैं रेलवे के उनकी आवाज़ हो सकती है।
इन चीज़ों को अगर हम आपस में डाल के अच्छे से एडिट करें तो आई थिंक एक सीन, एक रेलवे स्टेशन का सीन भी क्रिएट किया जा सकता है। अब रेलवे स्टेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कूली होता है रेलवे स्टेशन पे, एक टिकट कलेक्टर होता है रेलवे स्टेशन पे, आमतौर पे आपको और भी कई सारी चीज़ें, कई तरह के लोग दिखते हैं सामान ले जाते हुए। तो अगर हम एक टाइट फ्रेम रखें और 3-4 बार हम लोगों को अपने फ्रेम से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखा दें, उनमें से एक आदमी को कूली की ड्रेस पहने हुए दिखा दें कि वो सामान लेता हुआ जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और बैकग्राउंड में भले ही कुछ भी ना हो लेकिन आवाज़ से पता लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन है। ऑडियंस जो होती है वो बड़ी ही अक्लमंद होती है, ऑडियंस को ज़्यादा स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑडियंस समझ जाती है कि रेलवे स्टेशन के बाहर का है। और आमतौर पे ऐसे 10 में से 9 बार ऐसे सीन्स बड़े आराम से निकल भी जाते हैं, ऑडियंस इतना दिमाग नहीं लगा पाती कि ये एक्चुअल में किस लोकेशन पे किया गया, क्या ये एक्चुअल रेलवे स्टेशन के बाहर किया गया है या ये कहीं और किया गया है, क्योंकि वो कहानी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो उनके लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन हम एज अ फिल्म मेकर बहुत सारी चीटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेम को लेकर के, और अपनी कोई भी मन चाही लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं बिना उस लोकेशन में एक्चुअली जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप चाहें तो और क्लैरिटी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इत्तेफाक 1969 में जो फिल्म आई थी वो देख सकते हैं, आप आदमी और इंसान भी देख सकते हैं। दोनों फिल्मों को बराबर बारी बारी देखिए, अगल बगल रख के देखेंगे तो आप पाएंगे कितनी सिमिलैरिटी है, कैसे इस फिल्म की लोकेशंस को इस फिल्म में भी यूज़ किया गया है, और कैसे एक बड़ी बजट की फिल्म के अंदर से एक छोटी बजट की फिल्म भी निकल आई। और हुआ भी कुछ ऐसे ही था कि अगस्त 1969 में आई थी आदमी और इंसान, और अक्टूबर 1969 में इत्तेफाक आई थी, और दोनों ही फिल्में सुपर हिट थी, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। राजेश खन्ना की जो उनका सुपर स्टारडम था वो इत्तेफाक फिल्म से ही शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने दो बदन, आराधना और बहुत सारी फिल्में करी थी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक लो बजट की फिल्म बना रहे हैं, टाइट फ्रेमिंग कर रखी है, कुछ चीट कर रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा या लोग कहेंगे ये तो बेकार फिल्म है। ऐसा नहीं है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि ऐसी फिल्में सुपर हिट हुई हैं, और आगे भी ऐसा हो जाए इसकी मुझे उसमें कोई वो नहीं लग रहा। इसमें मुझे 100% उम्मीद है कि इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं आप बना सकते हैं। तो फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं, फ्रेम के बाहर क्या है मैटर नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के द्वारा आपको क्लियर हुआ होगा कि लोकेशन को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, टाइट क्लोजअप्स के साथ या छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के साथ, बजाय इसके कि हम पूरा लोकेशन दिखाएं। तो अगली बार जब भी आप अपनी फिल्म को प्लान करें, कोशिश करें कि हमें एक्चुअल लोकेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो किसी भी, अगर हमें तो खाली फ्रेम मैटर करता है, अगर हम एक फ्रेम भी बना लें, अगर हमें इस तरह से एक फ्रेम बना लें तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी लोकेशन को। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं शूटिंग के दौरान आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने में हमें बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए लर्न फिल्म ऑनलाइन और सवाल पूछते रहिए। बाय।